वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीएमएस में इंग्लिश एस्से के हवाले से ना। बहुत सारे सवाल होते हैं कि एस्से पहले चूज़ कौन-सा करना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस तरह लिखना चाहिए, ये सारे अ, सवाल होते हैं। और पीएमएस में अमूमी तौर पर 2 यार्ड्स हैं, 2 हर्डल्स होती हैं जो बंदे को क्रॉस करनी पड़ती हैं ना। पहला तो है जनरल नॉलेज, यानी अगर आप जनरल नॉलेज वाली हर्डल क्रॉस कर गए हैं, 40% नंबर ले गए हैं, तो फिर आपको दूसरी हर्डल जो है वो एस्से में पड़ती है। अमूमी तौर पर ऐसे बंदे होते हैं बच्चे होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज में तो टिक करना होता है ना, तो कोई तुक्का भी लग जाता है, कोई कुछ हो जाता है। अ, और क्या नाम है, उसमें कोई आपने अपनी तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं देनी होती, सिंपली एक आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप टिक कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है, तो वो बंदा अमूमी तौर पर क्रॉस कर जाता है। लेकिन ऐसे एक ऐसी स्टेज है जो कि बंदे का पर्सनल एनालिसिस होता है किसी भी उस थ्योरी के ऊपर, उसको कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर, तो वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है और टेक्निकल है। तो जो बंदे जनरल नॉलेज से निकल जाते हैं वो फिर एस्से में फंस जाते हैं। तो इसके हवाले से मेरा जो नुक्ता नज़र है, मैंने पीएमएस की 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। उसमें मेरे पहले एस्से में जो मैंने पहले साल दी उसमें मेरे 55 नंबर थे, और अगले में 60-60, दोनों अटेम्प्ट्स में 60-60 नंबर है। अब ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। हम कोई तैयारी नहीं करके जाते थे, कोई एस्से कभी याद ही नहीं किया। किसी एस्से की आउटलाइन तो कोई बना लेते थे थोड़ा बहुत, बस ज़हन में आउटलाइन बना लेते थे कि अगर इस तरह का एस्से आएगा तो इस तरह करेंगे, ये वाला एस्से आया तो इस तरह करेंगे। एस्से वहाँ पे जब बंदा कमरा इम्तिहान में होता है, तो एस्से क्वाइट अनसीन होता है और बंदे को उसी वक़्त डिसाइड करना होता है। 9-10 दिए खड़े होते हैं, उसमें से बंदे को डिसाइड करना होता है कि मैंने ये कौन-सा अटेम्प्ट करना है ना। वो बड़ा डिसाइडिंग मोमेंट होता है, 2 घंटे होते हैं, उसमें बंदे ने एस्से को डिसाइड भी करना होता है, उसको रिकैपिचुलेट भी करना होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स याद करके जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट एस्से घर से याद कर जाए और उसी जैसा आया हुआ हो और वो उसको रिप्रोड्यूस कर दे। मैं नहीं मानता कि इस तरह पॉसिबल है। कहीं डिफरेंट, थोड़े बहुत एस्पेक्ट से डिफरेंट एंगल से आया हुआ होता है। यानी अगर आप काला बाग डैम के ऊपर तैयार करके गए हैं, तो ये नहीं कि काला बाग डैम के ऊपर ही वही सेम जो आप रट्टा मार के गए हैं वही आया हुआ होगा। तो उसका सवाल का जो मतलब स्टेटमेंट होगी, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काला बाग डैम के ऊपर जो है ना, जो एथनिक इश्यूज़, डिवीजन्स हैं इन पाकिस्तान के ऊपर, उनके ऊपर तैयार करके गए हैं, या सिंध के कंसर्न्स के ऊपर तैयार करके गए हैं, और वो ये कह रहा है कि काला बाग डैम से जो अ, बनने से जो हमारी वाटर मैनेजमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो अब आप सिंध के कंसर्न, वाटर मैनेजमेंट के कंसर्न्स पे तो नहीं ठोंस सकते ना। तो इसलिए ये थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। यानी ये इंसान की बेसिकली स्किल है। एस्से राइटिंग जो है वो स्किल है, ना कि रिप्रोडक्शन है। तो इस स्किल के हवाले से हम बात करेंगे। पहले तो ये है कि एस्से को टेक अप किस तरह करना है आपने। एस्से को, उसके लिए आप एक आउटलाइन, मतलब आप अगर समझना चाहते हैं, तो इंग्लिश एस्से में जो सबसे बड़ा नाम है, जो पीरो मुर्शिद है एस्से राइटर्स का, वो है फ्रांसिस बेकन। तो जो बच्चे मतलब फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश वाले तो वो अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, या अगर इंग्लिश वालों ने उसको पहले पढ़ा हुआ भी है, तो वो सिर्फ़ उसे इस एंगल से लेते हैं कि जी इसकी थीम क्या है, मोटिव्स क्या हैं और फलाना। आप उसको एक दफ़ा रिकंसीडर कर लें कि बेकन अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए, कन्वे करने के लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। तो बेकन के ऐसे आपने देखा होगा, बड़े कम्प्रिहेंसिव और होल किस्म के, होलिस्टिक टाइप के होते हैं। यानी बेकन जो है वो दो सच बोलता है। कहते हैं कि एक सच वो होता है जो मैं जानता हूँ, और एक सच वो है जो दूसरा बंदा जानता होता है ना। यानी थीसिस का एंटीथीसिस होता है। तो बेकन जो है ना, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बुक रीडिंग की बात कर रहा है,
ऑफ स्टडीज़ की बात कर रहा है तो वो किताबों के पढ़ने भी और ना पढ़ने के दोनों के फ़वाइद गिनवाता है। इसी तरह उसका ऑफ ट्रूथ ऐसे है तो वो सच्चाई के भी और झूठ बोलने के भी फ़ायदे और नुकसान दोनों को गिनवाता है ना। और फिर वो यानी एक एस्से को पूरा एक कम्प्रिहेंसिव होल बना देता है और उसके बाद एंड पर वो छोटा-सा 2 लाइनों में एक अपना कंक्लूजन देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ऑफ ट्रूथ के हवाले से बात करूँगा तो वो कहता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ बुरी बात है, लेकिन जिस सच से जो है ना वो फ़साद फैलने का ख़तरा हो तो वहाँ झूठ से काम चला लेना चाहिए और सारा सच भी नहीं बोलना चाहिए और सारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये बेकन का स्टांस हो गया। तो सेम इसी तरह आपने अपना डेवलप करना है। अब मेरा मशवरा ये है कि जब आप कमरा एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो पहले आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें और जिस पे आपको लगे कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसे आप इन्हें अपने पेज के ऊपर ना जो आपका रफ़ पेज हो उसी आंसर शीट को आप अपोज़िट करें तो वहाँ पे आप अपना रफ़ ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो उस रफ़ ड्राफ्ट को उस एस्से के जो सबसे पहले मतलब आपने इम्प्लीकेशंस देखने हैं ना, वो ये है 4 पॉइंट आप देख लें। आप उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख लें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देख लें और सोशल एस्पेक्ट देख लें। यानी इस जो भी चीज़ है वो इंटरलिंक्ड होती है, समाज के साथ होती है, मुआशियात के साथ होती है, सियासियात के साथ होती है, इखलाकियात के साथ होती है। ऐसे ही ना मतलब हम जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, हमारी सारे जो डिफरेंट तरह के वो डिसिप्लिन्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड इनटू ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज़्म और हमारी सोशल इंटरेक्शन के साथ लिंक्ड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे है, तो आप शुरू में देखें ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की सोशल रीज़न्स क्या है कि जब इनइक्वालिटी होती है, लॉलेसनेस होती है, वायलेशन ऑफ मेरिट होता है, तो उसके बाद जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, तो वो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है। ठीक हो गया। अब ये देखें ओवर पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बनती है, ये एक सोशल काज है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की काज बनती है, ये एक इकोनॉमिक काज है। अच्छा उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट से ख़ास किस्म की सीवियर किस्म के क्राइम्स और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अडॉप्ट होते हैं, सोसाइटी में डेवलप होते हैं, ये उसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह बनती है वो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होती है, तो ये उसका सियासी पर्सपेक्टिव होगा। अगर अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल ये 5 पॉइंट मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए कि इन डायमेंशंस के ऊपर आप सोचेंगे। तो अ, फिर उसी की चाहे वो ऐसे आपके ऊपर लिए नया भी है ना, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर लें कि इसके क्या मतलब असरात हो सकते हैं इन डायमेंशन में। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं होगा, सोशल पर्सपेक्टिव नहीं होगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उन 5 पर्सपेक्टिव्स में से कोई और पर्सपेक्टिव तो होगा ना, 3-4 तो होंगे ना, तो आपको एक आउटलाइनिंग करने में कुछ ना कुछ हेल्प आउट हो जाएगा। अच्छा, वो फिर अगर वो है काज़ एंड इफ़ेक्ट का ऐसे, तो पहले आप उनकी काजेज़ उसी ब्रॉडर लाइन से फिर उनकी काजेज़ ट्रेस करें। काजेज़ को जब आप रिवर्स करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। जो काज एंड इफ़ेक्ट्स वाले ऐसे होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर यही होता है, इंट्रोडक्शन, काजेज़, रेमेडीज़ और कंक्लूजन। और बाकी आते हैं फ़िलोसॉफ़िकल एसेस। फ़िलोसॉफ़िकल एसेस में बेसिकली 2 फ़लसफ़े होते हैं, एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है। तो मैंने खुद एक दफ़ा एक ऐसे लिखा था, मैं वो आज डिस्कस भी करूँगा कि देखिए मैंने किस तरह लिया ना। और टू बी सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं अगले 1-2 लेक्चर में मतलब अपनी इस गुफ्तगू में आपसे बात भी करूँगा। 2 ऐसे जो मैंने और लिखे जिसमें मेरे 60 नंबर है, अभी मैंने उसको कैसे डील किया और उसमें मैंने क्या लिखा। मेरे एक दोस्त थे, हम इकट्ठे एग्ज़ाम देने गए, तो
एस्से का पेपर था, हम अंदर गए, वापस आए, तो उसने मुझे कहा कि आपने कौन-सा एस्से लिखा था? मैंने लिखा है, उसमें आया हुआ था कि इंटरडिपेंडेंस इज़ ए हायर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस। तो उसने कहा तूने इस पे क्या लिखा है? मैंने कहा यार मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहा मैंने सोचा है, अपना दिमाग लड़ाया है और जो-जो बातें मेरे ज़हन में आती गई हैं मैं लिखता गया हूँ। तो वो जो है ना टेररिज़्म के ऊपर लिखा था और वो 38 पेजेज़ लिख के आया था। मैंने यकीन माने मैं इसमें कोई ना अंडरस्टेटमेंट कर रहा हूँ, ना ओवरस्टेटमेंट कर रहा हूँ। मैंने साढ़े 8 पेज लिखे जो एस्से के थे ना, और 1.5 पेज की मतलब आउटलाइन थी ना, डेढ़ सफ़े की ना। तो मेरे नंबर आए 55 और उसका इंग्लिश ऐसे फ़ेल हो गया ना, उसके अटेम्प्ट में से सिर्फ इंग्लिश ऐसे ही फ़ेल हुआ, बाकी सारी चीज़ें पास थी। वो हमारा सीनियर था, काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुका था। अब इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, थोड़ा-सा यानी ट्रिकी बंदा जब थोड़ा-सा हट के सोचता है या और तरह से सोचते हैं, और यही नसीहत मैं आपको कर रहा हूँ कि आप भी जब इस तरह करेंगे ना, तो वो आपको वो हिट हो जाएगा। आपने प्ले में देखा होगा कि क्रिकेट में जब बंदा थोड़ा-सा वो कर रहा होता है, बॉल आ रही होती है, बॉल को छक्का मारने का 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप सीधी मारें, दूसरा ये है कि उसी को थोड़ा-सा बैट के साथ टच करके पीछे जाने दें, तो वो पीछे बाउंड्री में छक्का बड़ी आसानी से बन जाता है ना। अब मैंने उसमें क्या लिखा कि इंटरडिपेंडेंस इज़ ए हायर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस। मैंने उससे सोचा, मैंने कहा ये कह रहा है कि इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर इन्हिसारी जो है वो बेहतरीन चीज़ है अकेले-अकेले रहने से ना। वो आपने उर्दू में भी सुना होगा जिसे कहते हैं कि 1, 1, 2, 11 ना। बस मुझे ये बात समझ आ गई। मैंने कहा इस एस्से का थीम सिर्फ़ यही है। वो कह रहा है कि इंटरडिपेंडेंसी जो है वो हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें इंक्लूसिव होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, मैंने कहा शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा, मैंने कहा नो डाउट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू टू द सोशल इंटरैक्शन के इंटरडिपेंडेंस इज़ ए हायर वैल्यू। मैंने कहा हम मिलकर, मुआशरा जो है वो मिलकर रहने का नाम है, तो इससे भी इंटरडिपेंडेंसी प्रूव होती है। फिर मैंने लॉजिक क्रिएट की कि मैंने कहा कौन-कौन से लेवल्स हैं इंटरडिपेंडेंसी के जो हम देखते हैं। मैंने कहा मैरिज जो है वो सेक्सुअल इंटरडिपेंडेंसी की बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद मैंने कहा जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान को अगर हम देख लें, तो पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस वो डिफरेंट तरह की जो प्रोडक्शंस हैं उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। मतलब पंजाब में अगर गंदम ज़्यादा होती है तो वो सिंध में कोई माइंस अगर ज़्यादा होती हैं तो केपीके में कुछ और होता है फ्रूट्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर सारे सूबे इंटरडिपेंडेंट है, प्रोविंसेस इंटरडिपेंडेंट। फिर मैरिज की हो गई, प्रोविंसेस की हो गई। फिर मैंने कहा कि जो इंटरनेशनलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। यानी कि वो आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि अगर मुआशरा जो है वो जीने के लिए इंटरेक्शन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई बंदा क्लेम करता है, अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि ही कैन लिव अलोन, कि वो अकेला रह सकता है, कहता है या तो वो वहशी है या वो खुदा है। तो ये मेरे ज़हन में अब बात आ गई, ये आपके ज़हन में भी है। असल ये है कि आपके ज़हन में होता है, उस लॉजिक को आपने अपने ख़ास किस्म के ऑब्जेक्टिव एंड के साथ कोरिलेट करना होता है। उस अपने नॉलेज को, एग्ज़िस्टिंग नॉलेज को जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको अपनी लॉजिक बनाना होता है। तो ये मुझे भी पता है और ये हर बच्चे को पता है, आपको भी पता है। तो उसको मैंने लॉजिक के तौर पर यूज़ किया। उसके बाद मैंने कहा कि अ, फिर मैंने ये आर्गुमेंट डेवलप कर लिया तकरीबन 4 पेजेज़ तक। फिर मैंने कहा कि अगर ठीक हो गया, वो तो थी इंटरडिपेंडेंसी की बात। फिर मैंने कहा अगर इंटरडिपेंडेंसी वाक़ई इतनी चीज़ है, इतनी बड़ी कमाल की चीज़ है, तो फिर इंडिपेंडेंस क्या है? हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि इंटरडिपेंडेंसी इज़ ए ग्रेटर वैल्यू तो हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस भी तो है। फिर मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा यस, दो सच हैं। इंटरडिपेंडेंसी भी इज़ ऑफ ग्रेटर वैल्यू और डिपेंडेंस भी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बड़ी ग्रेटर वैल्यू की है। मैंने कहा अगर ये है, अगर इंटरडिपेंडेंसी इतनी बड़ी वैल्यू चीज़ थी, तो फिर 201 ममालिक जो है, कंट्रीज़ के बॉर्डर्स क्यों हैं?
201 कंट्रीज़ के मतलब कोई 201 कहते हैं, 203 है, तो मतलब इसलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन करता जाऊँ कि डिफरेंट कंट्रीज़, दुनिया की कंट्रीज़ की जो तादाद है, कोई 201 कहता है, कोई 203 कहते हैं, तो उस वक्त मैंने 201 लिखी। तो 201 ममालिक मैंने कहा फिर अपनी आर्मियाँ क्यों डेवलप करते हैं? तो ये आज़ादी के इतने नारे क्यों लगाए जाते हैं? अगर इंटरडिपेंडेंस, फिर तो बंदा सारे साथ रहे। अब एंड पर मैंने लॉजिक क्रिएट की, मैंने कहा यस, इंटरडिपेंडेंस जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और इट शुड बी, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आज़ादी भी हर किसी को होनी चाहिए और एक वाइडर स्पेक्ट्रम में एक इंटरडिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। अब ये देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बड़े थॉट से ताल्लुक़ रखता। अब अगर आप पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सारे अलग-अलग हैं, हर सूबे के अलग-अलग गवर्नमेंट, और वो सारे एक फेडरेशन में। 201 ममालिक दुनिया के या 203 ममालिक दुनिया के जो हैं वो अलग-अलग उनकी हुकूमतें हैं, अलग-अलग ज़ुबानें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इंटरनेशनलिज़म या ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे के ऊपर ये बात ही, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं या कोई बड़ी लॉजिक ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी। मैंने कहा देखें, ताली जो है ना वो 2 हाथों से बजती है, लेकिन ताली बजने के बाद हाथ अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर देते। बस ये मैंने कंक्लूजन किया। मैंने कहा यस, देयर शुड बी इंटरडिपेंडेंस बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मेरा लॉजिक था। अब उसने ये क्या कहा, अब देखो कहते हैं ना 2 सच हैं, मैंने उसके सच को भी सच्चा साबित किया और अपनी बात भी सच साबित की कि कंक्लूजन में ना कि इंटरडिपेंडेंसी ग्रेटर वैल्यू है और होनी भी चाहिए, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये मेरा पर्सपेक्टिव आ गया। उसका पर्सपेक्टिव ये था कि इंटरडिपेंडेंस बड़ी चीज़ है इंडिपेंडेंस से। मैंने कहा कि इंटरडिपेंडेंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट और इंटरडिपेंडेंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट और इंडिपेंडेंस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। मेरा ये पर्सपेक्टिव आ गया। इसमें अब आपने मेरी लॉजिक बात सुनी होगी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, 8.5 पेज का ऐसे लिखा, 55 नंबर आ गए। तो आपसे भी मतलब आप ना मेरी ये कि पहले ऐसे को डिफरेंट एंगल से सोचें। मैं अगले 1-2 आपके साथ वीडियो में बात करूँगा कि जो दूसरे मैंने ऐसे लिखे थे, वो मैंने किस तरह लिखे थे, उनके लिए मैंने किस तरह लॉजिक क्रिएट की थी। मतलब मैं कोई बड़ी लॉजिक कभी भी डेवलप नहीं की। बड़े-बड़े थॉट्स और बड़े-बड़े मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात मैंने एस्से में कभी भी नहीं की। और अगर आपने बेकन के एस्से देखेंगे तो उसमें वो कोई भी ऐसी बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं करता। वो सिंपली टॉक करता है, किस तरह लॉजिक डेवलप करता है, अपनी रीज़न डेवलप करता है। तो इस तरह अगर आप मतलब एस्से की वो करें एट द स्पॉट, मतलब आप आउटलाइनिंग बनाते जाएँ कि इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, तो आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। उन एंगल्स के ऊपर आप एक-एक पॉइंट भी लिखें। अगर आप ये देखें कि अगर काज एंड इफ़ेक्ट का कोई ऐसे है, तो 5 बड़े अम्ब्रेला टर्म तो आपके ये हो गए कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल। इनकी एक-एक, 2-2 रीज़न्स मतलब वजूहात आप बयान करते जाएँ और उनका सॉल्यूशन बता दीजिए, तो आपके 8 साढ़े 8 पेज का एस्से हो जाएगा ना। तो इट्स ईज़ी टू राइट। बस इसके लिए थोड़ी-सी टेक्नीक जो है ना, आपके ज़हन क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको टैकल किस तरह करना है। गुफ्तगू से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।